दोस्तों ये स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जाकर के चेकआउट करें। दृष्टि बोली तो ठीक है, मैं भी ऑफिस से सीधा वहीं आ जाऊंगी। थोड़ी देर में सब ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन सिवाय का मूड खराब हो गया। एक तो पहले ही आर्या गुस्से में थी, ऊपर से वह रजावत हाउस जा रही थी। शाम के करीब 4 बजे सिवाय की गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर आकर रुकी। सिवाय गाड़ी से उतरा और मेंशन के अंदर चला गया, क्योंकि आज शौर्य की हल्दी थी और शौर्य ने भी सिवाय को स्ट्रिक्टली कहा था कि वह आज जल्दी रजावत हाउस आ जाए, इसीलिए सिवाय जल्दी से ऑफिस से आ गया था। सिवाय हॉल में आया तो उसने देखा दिव्यांश देव को गोद में लेकर इधर उधर टहल रहा है। सिवाय ने मुस्कुराकर कहा, यह भी क्या तेरी गोद में टंगा रहता है, खेलता नहीं है? दिव्यांश इरिटेट होता हुआ बोला, सब तेरी मेहरबानी है। सच में यार, यह तो बहुत ज्यादा परेशान करता है, गोदी से उतरता ही नहीं। आज सुबह से चैन से बैठकर खाना नहीं खाया मैंने। खैर माँ कहाँ है इसकी? सिवाय सोफे पर बैठा था और तभी एक सर्वेंट पानी लेकर आया। सिवाय ने पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा और दिव्यांश को देखकर बोला, राजवीर और भाभी दोनों एक ही मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। दिव्यांश बोला, बाहर मतलब? सिवाय ने जवाब दिया, बाहर मतलब किसी 5 स्टार होटल में गए हैं। मीटिंग वही थी। भाभी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर राजवीर के साथ भेज दिया। राजवीर को साथ मिल जाएगा और भाभी भी देख लेंगी कि मीटिंग कैसे होती है। दिव्यांश गुस्से में बोला, तो भाई मुझे अपनी बीवी को बिजनेस टाइकून नहीं बनाना। वह मेरी बीवी और मेरे बच्चे की माँ बनकर रहे, मेरे लिए काफ़ी है। मुझे उसका टाइम चाहिए, मेरे बच्चे को उसका टाइम चाहिए। बिजनेस टाइकून बनकर मुझे क्या करना? सिवाय हंसकर बोला, तू भाभी को फिर से हल्के में ले रहा है। दिव्यांश ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा, सिवाय बहुत हुआ मजाक, इसमें दो राय नहीं कि हाउस वाइफ जस्ट हाउस वाइफ नहीं होती, वह बहुत कुछ संभालती है और जो वह संभालती है वह आदमी कभी नहीं संभाल सकता। मुझे उसकी जरूरत है, मेरे बच्चे को उसकी जरूरत है, और तू है कि उसे ऑफिशियली मीटिंग में भेज रहा है। हमने कल रात डिसाइड किया था ना कि एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तूने भी दृष्टि को राजवीर के साथ भेज दिया। मेरे भाई बिजनेस के लिए हम रघुवंशी ब्रदर्स हैं, लेकिन घर संभालने के लिए कोई नहीं है। चाची और आर्या दोनों ही प्रेग्नेंट हैं, उनका ख्याल भी रखना पड़ता है। प्लीज मत कर ऐसा। मुझे सच में महसूस हो रहा है कि दृष्टि घर में रहकर कितना काम करती है। सिवाय सोफे से खड़ा हुआ और हाथ जेब में डाल कर बोला, अरे परेशान मत हो राजवीर, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी रजावत हाउस पहुंच जाएगा, तब तक हम दोनों ही रजावत हाउस चलते हैं। चाचू तो अब तक पहुंच गए होंगे। दृष्टि रघुवंशी मेंशन नहीं आई, यह सोचकर दिव्यांश को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। एक तो वह जानता भी नहीं था कि दृष्टि नाराज क्यों है, लेकिन फिर उसे सिवाय की बात सही लगी और वह अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में दोनों बाप बेटा तैयार होकर बाहर आए, तब तक सिवाय भी बाहर ही खड़ा था। सिवाय, दिव्यांश और देव तीनों येलो व्हाइट कॉम्बिनेशन का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, जिसमें तीनों ही कत्ल करने के लिए तैयार थे। खासकर देव को देखते ही सिवाय बोला, इसकी नजर उतार वरना मेरी नजर इसे लग जाएगी। दिव्यांश इरिटेट होता हुआ बोला, भाई तू मेरे बेटे को नजर मत लगा, वैसे भी मुझे नजर उतारनी नहीं आती। तभी सिवाय ने एक सर्वेंट को बुलाते हुए कहा, एक गिलास पानी लाओ। एक सर्वेंट एक गिलास पानी लाकर वहां आ गई। सिवाय ने पानी का गिलास उठाया और 7 बार देव के ऊपर को फेर दिया और फिर वह उस पानी को रघुवंशी मेंशन के गार्डन में भी फेंक आया। दिव्यांश तो आंखें फाड़े अपने भाई को देख रहा था। सिवाय बोला, ऐसे क्या देख रहा है? मैंने देव की नजर उतार दी, वरना यह नजर लगवा कर बैठ जाता और फिर पूरी रात रोता रहता। चल अब चलते हैं। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर दोनों ही रघुवंशी मेंशन से चले गए। करीब 1 घंटे बाद दोनों रजावत हाउस पहुंच गए। रजावत हाउस बहुत सुंदर सजा हुआ था। दोनों भाई रजावत हाउस के अंदर चले गए। वहां जाकर देखा तो सब ने येलो व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने हुए थे। सिवाय की नजर तो आर्या को ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखाई दी। तभी सिवाय की नजर भी हर्षवर्धन और हीर पर पड़ी। हर्षवर्धन पहले ही वहां आ गया था और उसने वही चेंज भी कर लिया था। हर्षवर्धन और हीर दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे और हर्षवर्धन हीर को अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहा था। दिव्यांश ने अपने चाचू और चाची को देखा तो मन ही मन खुद से कहा, भगवान और मेरे चाचा और चाची को किसी की नजर न लगे, वह हमेशा ऐसे ही खुश रहें। और
तभी हीर थोड़ा गुस्से में बोली, यह क्या कर रहे हैं पीहू के डैडी, कोई ऐसे आइसक्रीम खिलाता है? यह सुनकर शिवाय ने कसकर आंखें बंद कर ली और बोला, लगता है मेरी ही नजर लग गई। शिवाय ने फिर वंशिका को देखा जो वरदान की कॉलर ठीक कर रही थी। शिवाय वंशिका के पास गया और बोला, मम्मी छुई मुई कहाँ है? वंशिका कुछ बोलती उससे पहले ही वरदान ने कहा, इतना बड़ा घर भी नहीं है मेरा कि तुम्हें तुम्हारी छुई मुई ही ना मिले, जाओ ढूंढो कहाँ पर है। शिवाय तो सबको जवाब देने में एक्सपर्ट था, चाहे उसके चाचू हों या उसके ससुर। शिवाय मुस्कुराकर बोला, अरे ससुर जी, अपनी छुई मुई को तो मैं ब्रह्मांड में कहीं से भी ढूंढ ले आऊंगा, पर सोचा आप शायद मेरी हेल्प कर दें। पर कोई बात नहीं, आप अपने कॉलर ठीक करवा लीजिए, तब तक आपका बेटा नहीं होता तब तक करवा लीजिए सासू माँ से सेवा, क्योंकि जैसे ही मेरा साला इस दुनिया में आएगा आप सासू माँ के सेकंड लव हो जाएंगे। वरदान आंखें फाड़े शिवाय को देख रहा था और तभी वंशिका ने शिवाय की बाजू पर मार कर कहा, सेकंड लव नहीं थर्ड लव, या सच बताऊं तो थर्ड लव भी नहीं। इससे पहले तो मैं शौर्य को, सांझ को, दृष्टि को, आर्या को, तुम्हें और डैनी को सबसे प्यार ज्यादा करती हूँ। वरदान आंखें फाड़े पहले शिवाय को देख रहा था और अब वंशिका को, और शिवाय मुस्कुराकर बोला, क्या बात है सासू माँ, आपका दिल तो बहुत बड़ा है कि आपने अपने दिल में ससुर जी को बहुत पीछे खड़ा किया हुआ है। शिवाय वहां से मुस्कुराकर चला गया क्योंकि उसे अपनी छुई मुई ढूंढनी थी। वहीं वरदान ने वंशिका के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारा कौन सा लव हूँ? वंशिका थोड़ा सा वरदान के पास गई। उसने फिर से वरदान की कॉलर ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहा, आप तो मेरे फर्स्ट लव हो। लेकिन जमाई के सामने यह बात बोलते हुए थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। वरदान बोला, तुम्हें हिचकिचाहट होती है, तुम्हारे जमाई को तो नहीं होती, देखो कैसे सुना कर गया है, हमें समझ नहीं आता आर्या इसके साथ रहती कैसे है। वंशिका ने अपना सिर वरदान की बाजू पर रखा और बोली, बहुत प्यार से रखता है वह अपनी छुईमुई को। वरदान ने वंशिका के बालों को चूम कर कहा, यह तो तुमने सही कहा, हमारी आर्या बहुत लकी है कि सही टाइम पर उसे शिवाय का साथ मिल गया, वरना पता नहीं वह रणविजय सिंह राणा मेरी बेटी के साथ क्या करता। दूसरी तरफ शिवाय आर्या को ढूंढता हुआ एक कमरे में गया और आर्या ने व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था और उस पर येलो कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। आर्या बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह इस वक्त कितनी थकी हुई है। शिवाय अंदर आया और उसने आर्या को पीछे से गले लगा लिया। आर्या ने जैसे ही शिवाय को महसूस किया, उसने भी पलटकर शिवाय को गले लगा लिया। शिवाय बोला, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? आर्या ने नाक में गर्दन हिलाते हुए कहा, आपका बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है, सुबह से कई बार वोमिटिंग कर चुकी हूँ, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, अजीब अजीब सी स्मेल आती है। शिवाय बोला, छुईमुई या तो झेलना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो, चलो तुम कुछ खा लेते हैं। आर्या ने नाक में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि आर्या इतना प्यार से कैसे पेश आ रही, जबकि सुबह तो वह बहुत गुस्से में थी। शिवाय की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आर्या से पूछ ले। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर लेकर आया। फिर उसने आर्या को प्यार से सोफे पर बैठाया और उसके सिर को अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आर्या ने शिवाय के सीने पर एक मार कर कहा, पता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बताया मुझे आज दिव्यांश जीजू। दिव्यांश का नाम सुनते ही शिवाय ने कसकर आंखें बंद कर ली और फिर मन ही मन गुस्से में खुद से बोला, इसे हमारे बीच आग लगाकर चैन नहीं पड़ा, जो इसने और आग में घी डाल दिया, पता नहीं अब क्या बोलकर गया होगा। शिवाय ने फिर से प्यार से पूछा, क्या कहा तुम्हारे दिव्यांश जीजू ने? आर्या शिवाय के सीने पर उंगलियां चलाते हुए बोली, यही कि मैं आपकी वजह से बोलती हूँ, आपकी वजह से मैं ठीक हो गई, आपकी वजह से मैं सांस ले रही हूँ, आपकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स से मिल पाई। शिवाय ने आर्या को खुद से दूर करके बड़े हैरानी से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। आर्या बोली, जीजू ने मुझे सब कुछ बता दिया, बाल कटवाने से लेकर यहाँ तक का सफर मेरा कैसा था, वह सब जीजू ने बता दिया। जीजू ने बता दिया कि आपकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। कहते कहते आर्या
आर्या इमोशनल हो गई थी। आर्या की आंखें झलक आई थी। आर्या ने शिवाय को कसकर गले लगा लिया और उसके माथे को चूम कर बोला, बस आज के बाद पास्ट की बातें नहीं होंगी। तुम पुरानी बातें याद करने की कोशिश करती हो तो तुम्हारी आंखें छलक आती हैं और मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। आर्या ने अपनी आंखें बंद करी तो उसकी आंखों से 2 आंसू बह गए। आर्या ने अपना सिर शिवाय के सीने पर हल्का सा रगड़ कर कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं और मैं याद करना भी नहीं चाहती। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे पास रहो। मेरा मिस्टर ऑलराउंडर मेरे पास रहे, मुझे ऐसे ही प्यार करे, चाहे वह दुनिया के सामने शेर बनकर घूमे लेकिन मेरे सामने एक केयरिंग हस्बैंड बनकर ही आए। एक ऐसा हस्बैंड जो मुझे बहुत प्यार करता है। एक ऐसा हस्बैंड जिसने मुझे हर सिचुएशन से प्यार किया। जब मेरे बाल नहीं थे तब भी प्यार किया, जब मैं बोलती नहीं थी तब भी प्यार किया, जब मैं पागल थी तब भी प्यार किया। सच में शिवाय आपने तो प्यार की परिभाषा ही बदल कर रख दी। सच कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। शिवाय आर्या की कमर को हल्का सा रब करता हुआ बोला, कहा ना छुई पुरानी बातें याद मत करो। देखो तुम ऐसे रोओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ सौर की हल्दी सेलिब्रेट करने आया हूँ। तुम हो कि रोने लगी? तुम्हारे भाई की हल्दी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आर्या ने अपना सिर शिवाय के कंधे से हटाकर शिवाय को देखा लेकिन वह अभी बहुत ज्यादा इमोशनल थी। आर्या बोली, मैं रोना नहीं चाहती लेकिन पता नहीं आंसू अपने आप ही आ रहे हैं। शिवाय ने आर्या के आंसू अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा, बस रोना मत, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा रोतड़ा पैदा हो जाए। यह सुनकर आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और तभी शिवाय ने आर्या के होठों को कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे दोनों उस मीठे से एहसास में खोने लगे। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश ने देव को हर्षवर्धन के पास छोड़ दिया। वैसे भी देव और हर्षवर्धन की बॉन्डिंग अलग ही थी। सबसे ज्यादा देव हर्षवर्धन के पास ही रुक जाता था, बाकी तो सबके पास मैक्सिमम आधा घंटा रुकता था। दिव्यांश बार बार घड़ी देखता और गेट की तरफ देखता। दिव्यांश ने ना जाने कितनी ही कॉल राजवीर को कर दी थी और कितनी ही दृष्टि को, लेकिन दोनों ने ही दिव्यांश के फोन का जवाब नहीं दिया। दिव्यांश ने टाइम देखा तो 6 बज गए थे लेकिन अभी तक दृष्टि नहीं आई थी। थोड़ी देर में हल्दी की रस्म शुरू होने लगी। एक तरफ सौरी बैठा था और दूसरी तरफ सांझ। दोनों ही खुश थे। सांझ ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जिस इंसान को कॉलेज टाइम से वन साइड लव करती है उसकी शादी उस इंसान से हो जाएगी। वैसे भी सांझ की फैमिली नहीं थी और अब उसे एक फैमिली भी मिल गई थी। सब एक एक करके सौर्य और सांझ दोनों को हल्दी लगा रहे थे। एक तरफ रजावत हाउस में खुशियां थी। सौर्य और सांझ हमेशा के लिए एक पवित्र बंधन में बंधने वाले थे। वहीं दिव्यांश, उसका तो दिमाग खराब हो रहा था। कितना टाइम बीत गया था लेकिन दृष्टि अभी तक नहीं आई थी। दिव्यांश ने रूही को देखा जो सौर्य को हल्दी लगा रही थी। दिव्यांश उसके पास जाकर बोला, रूही, राजवीर कहाँ है? रूही जवाब देते हुए कहा, वह तो बस आने ही वाले हैं। और तभी बुलेट रुकने की आवाज आई। दिव्यांश ने एक राहत की सांस ली और उसने सोचा शायद राजवीर और दृष्टि बुलेट से ही आ रहे हैं। तभी राजवीर रजावत हाउस के अंदर आया। राजवीर को देखकर दिव्यांश की आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। राजवीर ने तो येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का पैजामा पहना हुआ था और वह अकेला था। अगर राजवीर यहाँ अकेला आया तो दृष्टि कहाँ है? अब तो दिव्यांश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझते देर नहीं लगी कि दृष्टि किसी प्रॉब्लम में है। दिव्यांश जल्दी से 4 कदम आगे चलकर राजवीर के पास आया। उसकी दोनों बाहों को पकड़कर हिलाते हुए बोला, कहाँ है सिकंजी? दिव्यांश की बात सुनकर राजवीर हैरान हो गया और उन दोनों को देखकर वहां जितने भी लोग थे वह भी हैरान हो गए। सबको दृष्टि की फिक्र होने लगी। राजवीर बोला, मुझे क्या पता कहाँ है? तभी शिवाय बोला, अरे तेरे साथ गई थी ना मीटिंग अटेंड करने? राजवीर बोला, हाँ, मैं और वह पार्किंग तक आए थे लेकिन मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर मैंने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें रघुवंशी मेंशन छोड़ देता हूँ तो उसने भी कहा ठीक है और फिर हम गाड़ी में बैठने लगे। लेकिन तभी दृष्टि को याद आया कि वह अपना फोन ऑफिस में भूल आई। दृष्टि गाड़ी से उतरकर बोली, राजवीर जीजू, मैं अपना फोन ऑफिस में भूल आई हूँ, आप चले जाइए, शिवाय भैया के साथ आ जाऊंगी।
मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, इसलिए मैं वहां से चला गया। मुझे नहीं पता था कि दृष्टि अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। अब तो दिव्यांश की जान पर बन आई थी। दिव्यांश ने शिवाय को देखा। शिवाय बोला, भगवान कसम मुझे भी नहीं पता दृष्टि कहाँ है, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अचानक ही दिव्यांश को वह पल याद आ गया जब आर्या और हीर के साथ सरफराज जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और वह पल याद करके दिव्यांश का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी हर्षवर्धन ने भी देव को हीर की गोद में देते हुए कहा, एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे, ढूंढो कहाँ गई दृष्टि। रघुवंशी ब्रदर्स हरकत में आ गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि दृष्टि किसी मुसीबत में है। शौर्य भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और वह रघुवंशी ब्रदर्स के साथ बाहर की तरफ चला गया। वरदान ने भी अपने हाथ में जो गिलास पकड़ा हुआ था उसे साइड में रखा, और फिर वह भी रघुवंशी ब्रदर्स के साथ राजावत हाउस से बाहर आ गया। सब अपनी अपनी गाड़ी में थे और रघुवंशी इंडस्ट्रीज के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ रणविजय सिंह राणा पुलिस हेडक्वार्टर में बंद था। शिवाय ने रणविजय सिंह राणा को बहुत अच्छे से फंसा दिया था। रणविजय सिंह चाहता तो भी जेल से बाहर नहीं आ सकता था। रणविजय सिंह एक टेबल के पास बैठा था और उसके आसपास 4-5 ऑफिसर्स थे जो उससे सवाल पूछ रहे थे। बहुत सारे सवाल जवाब के बाद वह शख्स वहां से चले गए और तभी पुलिस इंस्पेक्टर उस कमरे में दाखिल हुआ। रणविजय सिंह ने उस पुलिस वाले को देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने पैसों से तोला हुआ है, फिर भी तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं पाए। कब निकालोगे मुझे यहाँ से? इंस्पेक्टर बोला, सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, लेकिन आप पर दुनिया भर के चार्ज लगे हुए हैं, इसने ज्यादा केस चल रहे हैं आपके ऊपर, आपको बेल मिलना मुश्किल है। आप इन लोगों के साथ कारपोरेट कीजिए तो शायद आपको बेल मिल जाए। यह सुनते ही रणविजय ने टेबल पर रखा हुआ कांच का गिलास उठाया और उसे कोने में फेंक कर चिल्लाते हुए कहा, वह सब मैं नहीं जानता, जाओ अभी इंस्पेक्टर को जितने पैसे खिलाने हैं खिला दो, जिसका जितना पेट भरना है भर दो, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। इंस्पेक्टर बोला, सर आप समझ नहीं रहे, आप यहाँ सिर्फ हमारे साथ कारपोरेट कीजिए, अगर आप यहाँ से निकले तो सिवाय आपको नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही रणविजय ने इंस्पेक्टर के दोनों कॉलर पकड़ लिए और सुलगती हुई आंखों से उसे देखकर बोला, तुम मुझे सिवाय की धमकी दे रहे हो? क्या बिगाड़ लेगा सिवाय मेरा? कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है, कुछ भी करके मेरा निकलने का इंतजाम करो। इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा, मैं आपको डरा नहीं रहा, बस आपको बता रहा हूँ, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, सिवाय किसी काम को अपने हाथ में लेता है तो उसे फिनिश करके ही छोड़ता है। वैसे भी वह इस फिराक में है कि कब आप यहाँ से निकले और कब वह आप पर हमला करे। समझने की कोशिश कीजिए, कुछ दिन तक शांत हो जाइए, आपको बेल में दिलवा दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दिलवा दूंगा, उसके बाद आप इंडिया छोड़ दीजिए। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर में सब ने गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी और तब तक रात हो चुकी थी। सारा स्टाफ जा चुका था, बस कुछ गार्ड और वॉचमैन ही वहां थे। दिव्यांश जल्दी से गाड़ी से उतरकर वॉचमैन के पास गया और बोला, दृष्टि मैम को देखा है? तुम्हें पता है दृष्टि मैम कहाँ है? तुमने उसे ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा? दिव्यांश ने ना जाने क्या कुछ बोले जा रहा था और तभी सिवाय जाकर गार्ड से बोला, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। गार्ड ने हाँ में गर्दन हिलाई और उन सबको सिक्योरिटी रूम में लेकर आ गया। अब सब सीसीटीवी कैमरे देखे रहे थे लेकिन कहीं से भी दृष्टि ऑफिस से जाते हुए नजर नहीं आई। तभी कैमरे में राजवीर ने इशारा करते हुए कहा, देखो दिव्यांश, वह ऑफिस वापस गई थी और उसके बाद ऑफिस से बाहर नहीं आई, हो ना हो वह ऑफिस में ही होगी। सब ऑफिस के अंदर चले गए। रघुवंशी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी थी, सब मिलकर दृष्टि को ढूंढ रहे थे। सबने एक एक केबिन चेक कर लिया था, हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, यहाँ तक कि वॉशरूम तक चेक कर लिया था, लेकिन दृष्टि का अता पता नहीं था। हर एक मिनट बाद दिव्यांश का डर भी बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें बस एक बार दृष्टि को देखना चाहती थी। शिवाय ने भी अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए थे लेकिन दृष्टि कहाँ थी उसे भी नहीं पता था। शिवाय को अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने मजाक मजाक में दृष्टि और दिव्यांश के बीच लड़ाई करवाई। अगर वह उस वक्त दृष्टि को सपोर्ट नहीं करता तो शायद दृष्टि ऑफिस आने का डिसीजन नहीं लेती। शिवाय की आंखों में भी वह मंजर घूमने लगा जब उसने शौर्य की जी भरकर इंसल्ट की थी और शौर्य अपनी दोनों बहनों को लेकर रघुवंशी मेंशन से चला गया था। वह पल याद करके शिवाय बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था।
या तो तय था, अगर आज दृष्टि को कुछ हो गया तो सिवाय खुद को कभी माफ नहीं करता। रात के 10 बजे तक वह सब पूरे रघुवंशी इंडस्ट्रीज में दृष्टि को ढूंढते रहे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। पूरी इंडस्ट्रीज खाली थी, गार्ड और वॉचमैन के अलावा वहां कोई भी नहीं था। दिव्यांश से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह वापस से रघुवंशी इंडस्ट्रीज से निकलकर सिक्योरिटी रूम में गया जहां गार्ड और वॉचमैन थे, और वहां जाकर उसने सीधा गार्ड को मारना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए बोला, बताओ मेरी दृष्टि कहाँ है, बताओ कहाँ है मेरी दृष्टि, जल्दी बताओ। किन लोगों ने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुमने मेरी दृष्टि को किडनैप करवा दिया। हर्षवर्धन और शिवाय दोनों मिलकर दिव्यांश को पकड़ रहे थे, लेकिन दिव्यांश अपने आपे से बाहर हो चुका था। दिव्यांश के हाथ तो हर्षवर्धन और शिवाय ने पकड़ लिए, इसलिए दिव्यांश लात से उन गार्ड को मारने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त दिव्यांश को देखकर किसी को भी तरस आ जाता। दिव्यांश बस रो नहीं रहा था, वरना उसका दिल पूरे तरीके से भर चुका था। दृष्टि उससे कुछ घंटे ही दूर हुई और दिव्यांश की यह हालत हो गई। अगर दृष्टि सारी जिंदगी दूर हो जाती तो दिव्यांश तो पागल ही हो जाता। सिवाय बोला, दिव्यांश खुद को संभाल, मैं हूं ना, जब तक तेरा भाई है तब तक भाभी को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, अगर भाभी को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं होगा भाभी को, मैं हूं ना। शिवाय ने फिर गार्ड को देखकर कहा, सच सच बताओ क्या हुआ था, बता दो वरना तुम लोगों की खाल उधेड़ दूंगा। वह गार्ड्स और वॉचमैन सिर झुकाकर खड़े रहे। तभी हर्षवर्धन चिल्लाते हुए बोला, सुनाई कम देता है, बताओगे हमें क्या हुआ था। उनमें से एक गार्ड जो थोड़ा बुजुर्ग था वह बोला, सर हम सच कह रहे हैं, हमने दृष्टि मैम को बाहर जाते हुए नहीं देखा। सीसीटीवी फुटेज में कोई भी नहीं है, आप चाहे तो बाहर चेक करवा सकते हैं। यह सुनते ही दिव्यांश झटके से घुटनों के बल बैठ गया। इस वक्त दिव्यांश पूरी तरीके से टूटा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दृष्टि चली कहाँ गई। वरदान बोला, हमें एक बार फिर रघुवंशी इंडस्ट्रीज में ही ढूंढना चाहिए, क्या पता किसी वॉशरूम में, लिफ्ट में या कहीं फंस गई हो। यह सुनते ही दिव्यांश फिर से खड़ा हुआ और बोला, शायद आप ठीक कह रहे हैं, हमें उसे फिर से ढूंढना चाहिए। सब फिर से इंडस्ट्रीज के अंदर चले गए और फिर से उन्होंने दृष्टि को ढूंढना शुरू कर दिया। दिव्यांश दृष्टि के केबिन में गया, वहां उसे दृष्टि का फोन दिखा। दृष्टि का फोन देखकर दिव्यांश का दिल और ज्यादा परेशान होने लगा। उसने दृष्टि का फोन अपनी जेब में रखा और वापस आकर इधर उधर देखने लगा, और तभी उसकी नजर एक लिफ्ट पर गई। वह लिफ्ट बंद थी और बाकी तीनों से खराब थी। उस पर बॉडीगार्ड भी लगा हुआ था, लेकिन वह बॉडीगार्ड अब नहीं था। दिव्यांश चिल्लाया, शिवाय सॉरी चाचू। सब दिव्यांश के पास आ गए। दिव्यांश ने लिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लिफ्ट ठीक हो गई। राजवीर बोला, नहीं यह लिफ्ट ठीक नहीं हुई, इस पर तो बोर्ड लगा हुआ था, सबको समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो दृष्टि ने इस लिफ्ट को यूज करने की कोशिश की और वह इसी में फंस गई, क्योंकि दृष्टि को तो ऑफिस आए हुए 2-3 दिन ही हुए थे। उसे ऑफिस के बारे में ज्यादा पता नहीं था। सब उस लिफ्ट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह लिफ्ट खुल ही नहीं रही थी। तब तक सौर्य बाहर से गार्डों को बुलाकर ले आया। वह गार्ड उस लिफ्ट को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन लिफ्ट तो उनसे भी खुल नहीं रही थी। सौर्य उन पर चिल्लाते हुए बोला, यह लिफ्ट खराब ही थी तो इसका बोर्ड किसने हटाया। लेकिन उन गार्ड में से किसी ने जवाब नहीं दिया। वह गार्ड तो अपनी कोशिश करने में लगे हुए थे और आखिरकार कोशिश रंग लाई। वह लिफ्ट खुल गई। उस लिफ्ट में अंधेरा था, बंद थी। उस लिफ्ट में धुआं भी हो रहा था, जैसे उसने पहले शॉर्ट सर्किट हुआ हो। दिव्यांश सिवाय दोनों को खांसी आ गई और दोनों ने हाथों से ही धुआं हटाकर देखा तो दृष्टि लिफ्ट के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। दृष्टि को देखकर दिव्यांश ने एक राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल दृष्टि को बेहोश देखकर उसकी दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। दिव्यांश जल्दी से लिफ्ट के अंदर गया। उसने दृष्टि को अपनी बाहों में समेटा और उसके गालों को पकड़ते हुए कहा, शिकंजी, आंखें खोलो शिकंजी। लेकिन दृष्टि को तो होश नहीं आया। हर्षवर्धन बोला, क्या कर रहे हो, इसे अस्पताल लेकर चलो। दिव्यांश ने अगले ही पल दृष्टि को बाहों में उठा लिया और जल्दी जल्दी तेज कदमों से रघुवंशी इंडस्ट्रीज से बाहर आया। दृष्टि बेहोश थी, इस बात का सबको दुख था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी थी कि दृष्टि सही सलामत मिल गई थी। अस्पताल से दिव्यांश कॉरिडोर में इधर उधर घूम रहा था। उसकी बेचैनी कम नहीं हुई, जबकि अंदर दृष्टि का ट्रीटमेंट चल रहा था। जब तक दिव्यांश डॉक्टर के मुंह से सुन नहीं लेता कि दृष्टि ठीक है, तब तक दिव्यांश को चैन नहीं आता।
सब वहीं कॉरिडोर में खड़े हुए थे। शौर्य दिव्यांश को ही देख रहा था और इस वक्त शौर्य बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वरदान ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ शौर्य? शौर्य बोला, आपको पता है, मुझे लगता था मैं अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आज मुझे दिव्यांश से जलन हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वह मुझसे ज्यादा प्यार करता है। देखा ना आपने कैसा पागल हो गया था। अगर आज दृष्टि को कुछ भी हो जाता तो हम दिव्यांश को भी खो देते। वरदान ने शौर्य के गालों को थपथपाकर कहा, ऐसा नहीं कहते। भगवान अच्छे इंसानों के साथ कभी बुरा नहीं करता। देर सवेर उसके अच्छे कर्मों का फल दे ही देता है। मुझे ही देख लो, मुझे कहाँ पता था कि वंशिका सच में मेरी जिंदगी में वापस आएगी, लेकिन वापस आई ना। दिव्यांश ने दृष्टि को भी कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, समझे? इसलिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन को कोई तुमसे ज्यादा प्यार करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर कमरे से बाहर आया और तभी दिव्यांश उनके पास जाकर बोला, कैसी है मेरी बीवी? डॉक्टर ने कहा, शायद लिफ्ट बंद होने के बाद वहां शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारा धुआं उनकी बॉडी के अंदर चला गया, इसलिए वह बेहोश हो गई। लेकिन अब वह ठीक है, होश में है, आप चाहे तो मिल सकते हैं। यह सुनते ही दिव्यांश ने एक राहत की सांस ली। दिव्यांश कमरे के अंदर चला गया और पीछे पीछे पूरी रघुवंशी फैमिली और रजावत फैमिली भी चली गई और उसका भाई शौर्य भी। दृष्टि बेड पर बैठी हुई थी। दिव्यांश जाकर दृष्टि के सामने बैठ गया। दिव्यांश ने दृष्टि के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम ठीक हो? दृष्टि ने गुस्से में दिव्यांश को देखा और तभी पीछे से वरदान बोला, दृष्टि बच्चा ठीक हो? दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी। सॉरी बोला, कैसे फंस गई थी लिफ्ट में? दृष्टि बोली, मुझे नहीं पता था वह लिफ्ट खराब है। राजवीर जीजू को मैंने कहा था कि मैं शिवाय के साथ आ जाऊंगी, फिर मैं वापस गई और मैंने वह लिफ्ट यूज कर ली। लेकिन मैं जैसे ही लिफ्ट के अंदर गई मुझे समझ आ गया कि लिफ्ट खराब है। मैं वापस जाने को हुई, लेकिन तब तक लिफ्ट बंद हो गई थी और उसके बाद एक शॉर्ट सर्किट हुआ। मुझे खांसी आने लगी और फिर मैं पता नहीं कब बेहोश हो गई। हर्षवर्धन बोला, दृष्टि जान निकल गई थी हमारी और सबसे ज्यादा तो दिव्यांश की, पर अब तुम ठीक हो तो जान कर अच्छा लग रहा है। सिवाय दृष्टि को ही देख रहा था, पर भांप भी रहा था कि दृष्टि को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह अपना गुस्सा दिव्यांश पर निकाल नहीं रही। सिवाय बोला, अच्छा हम सब चलते हैं और तुम दोनों आराम से आ जाना, मैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके जाऊंगा, ठीक है? दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और सिवाय को हंसी आ रही थी, क्योंकि वह जानता था कि अब दिव्यांश पिटेगा। सब कमरे से चले गए। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश के गाल पर दृष्टि ने थप्पड़ मार दिया था, पर बहुत ज्यादा तेज नहीं था। दृष्टि ने अपने हाथ के हिसाब से ही मारा था। दिव्यांश का चेहरा एक साइड हो गया, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने अपना चेहरा दृष्टि की तरफ किया और बोला, अब बताओ कि किस बात का गुस्सा है? दृष्टि कुछ नहीं बोली, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। दिव्यांश ने अपना एक हाथ दृष्टि के गाल पर रखा। दृष्टि फिर से दिव्यांश का हाथ झटक कर दिव्यांश के सीने पर एक पंच बनाकर मारा और गुस्से में बोली, मुझे बचाने के लिए इतनी देर से क्यों आए? दिव्यांश ने दृष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर अस्पताल के बेड से लगा दिया और खुद उसके ऊपर झुकता हुआ बोला, बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ किस बात से इतना नाराज हो? कब से एक ही बात पूछे जा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे वजह बताने के लिए तैयार ही नहीं हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि तुम इतना नाराज हो गई? या जो तुमने अभी मुझे थप्पड़ मारा है ना, यह साफ बता रहा है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। तुम जानती हो जब तुम मिल नहीं रही थी तो मेरी सांस कैसे चल रही थी? नहीं जानती, मर रहा था मैं। मुझे लगा मैंने एक बार फिर से अपनी शिकंजी को खो दिया। खुद पर गुस्सा आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और अब जब तुम मुझे मिल गई तब भी नाराज दिख रही हो। बताओ क्या हुआ, क्यों ऐसे नाराज हो? दृष्टि कुछ नहीं बोली, बस आंखों में पानी लिए दूसरी तरफ देखती रही। दिव्यांश ने दृष्टि के हाथ छोड़े और दृष्टि का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बहुत
प्यार से उसकी आंखों में देख कर बोला, या सिकंजी बताओ ना क्या हुआ, क्यों इतना नाराज हो, क्या कर दिया मैंने? मुझे सच में याद नहीं कि मैंने तुम्हें हर्ट किया हो, पर इतना समझ रहा हूँ कि मैंने कुछ तो किया जिस वजह से तुम इतना नाराज हो गई। दृष्टि नम आंखों से बोली, हटो मेरे ऊपर से। दिव्यांश थोड़ा सा और दृष्टि के ऊपर झुकता हुआ बोला, हटूंगा नहीं बल्कि यहीं शुरू हो जाऊंगा। अब जल्दी बताओ क्यों नाराज थी? यह सुनकर दृष्टि की आंखों में पानी और ज्यादा आ गया। दृष्टि सुबक कर बोली, अब आप यहीं शुरू हो जाइए। आपको याद भी है आप आखिरी बार मेरे पास कब आए थे? यह सुनते ही दिव्यांश दृष्टि के ऊपर से उठ गया और हैरानी से दृष्टि को देखने लगा। दृष्टि भी उठकर बैठ गई। उसने अपने आंसू पोंछकर कहा, पता चल गया कि क्यों नाराज हूँ? दृष्टि बेड से उतरकर अपनी सैंडल ढूंढने लगी, लेकिन वहां दृष्टि की सैंडल नहीं थी। दृष्टि नंगे पैर ही कमरे से बाहर चली गई। दिव्यांश दृष्टि को जाते हुए देख रहा था। दिव्यांश को महसूस हो रहा था कि दृष्टि इसलिए नाराज है क्योंकि पिछले 2 महीने से उन दोनों के बीच फिजिकल कुछ नहीं हुआ था। दिव्यांश के पास टाइम नहीं था और दृष्टि उसने कभी शर्म के मारे कहा नहीं। अगले ही पल दिव्यांश जल्दी से कमरे से बाहर आया। दृष्टि अब भी कॉरिडोर में अपने आंसू पोंछते हुए जा रही थी। दिव्यांश तेज कदमों से दृष्टि के पास गया। उसने झटके से दृष्टि को गोद में उठा लिया। दृष्टि ने हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने मुस्कुराकर बोला, सॉरी। दृष्टि ने दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। दिव्यांश ने अपना माथा दृष्टि के माथे से टच करके कहा, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? तुम मेरे पास आ जाती। मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है? दृष्टि कुछ नहीं बोली, लेकिन अभी भी दिव्यांश से गुस्सा थी। दिव्यांश दृष्टि को लेकर अस्पताल से बाहर आने लगा। तब तक रघुवंशी फैमिली गाड़ी में बैठ रही थी। सबने दृष्टि को दिव्यांश की गोद में देखा तो हर्षवर्धन थोड़ा फिक्र करता हुआ बोला, क्या हुआ दिव्यांश? दृष्टि ठीक तो है? दिव्यांश बोला, हाँ हाँ चलो ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है इसलिए मैं उठाकर ले आया। सिवाय को बात कुछ और ही लग रही थी, लेकिन मियाँ बीवी के बीच में सिवाय टांग अड़ा कर क्या करता, इसलिए सिवाय ने भी इग्नोर कर दिया। रघुवंशी मेंशन। दृष्टि नहाकर बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पूरा कमरा रेड रोज से सजा हुआ था। दृष्टि जब गई थी तब कमरा सजा हुआ नहीं था, लेकिन जब वह नहाकर बाहर आई तब तक पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। दृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुस्कुराहट को झटक दिया। तभी उसने अपने पेट पर दिव्यांश के हाथों को महसूस किया। दृष्टि गुस्से में बोली, दिव्यांश हट जाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है। दिव्यांश बोला, इतनी सारी डेकोरेशन तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ही तो की है और सब कुछ अकेले ही किया है। किसी को बताकर करता तो मुझे मजाक बनाकर मार डालते। दृष्टि को दिव्यांश का एफर्ट अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वह इतना जल्दी आना नहीं चाहती थी। दृष्टि बोली, हटो, मुझे चाची के पास से देव को लेकर आना है। दिव्यांश अपना चेहरा दृष्टि के गर्दन में घुमाते हुए बोला, देव सो गया, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। चाची ने कहा है वह देव को अपने पास सुला लेंगी। सॉरी दृष्टि, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो और मैं काम में इतना टाइम नहीं दे पा रहा। दृष्टि कुछ नहीं बोली। दिव्यांश ने दृष्टि को अपनी तरफ घुमाया तो दृष्टि की आंखें फिर से नम हो गई। दिव्यांश ने दृष्टि की आंखों पर बारी बारी से चूमते हुए बोला, माफ कर दो सिकंजी, सच में मेरे अंदर बुद्धि नहीं। जब तुम पास नहीं थी तो हर वक्त तुम्हारे लिए तड़पता था। तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। किचन में कभी पैर नहीं रखा था, कभी भी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए पकौड़े बनाने सीख लिए। घर की सफाई करनी तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन तुम्हारे लिए वह भी की। सिंगिंग करना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन उस दिन अमेरिका में तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे सिंगिंग कर रहा था। तुम्हें पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया और जब तुम फाइनली मेरे पास आ गई तो मैंने तुम्हारी कदर करना छोड़ दिया। शिकंजी माफ कर दो प्लीज, लेकिन तुम्हारी भी तो गलती है, तुम भी तो मेरे पास आ सकती थी, तुम्हारा तो हक भी बनता है। दृष्टि ने गुस्से में दिव्यांश के सीने पर पंच मारकर गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती? बेशर्म वाली बातें करते हुए दिव्यांश हैरान होकर बोला, इसमें शर्म करने वाली क्या बात है? बीवी हो मेरी। दृष्टि गुस्से में बोली, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे सोना है। दृष्टि जैसे ही मुड़कर जाने लगी, दिव्यांश ने दृष्टि की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसे गले लगाकर कहा, इतनी मेहनत मैंने तुम्हें सुलाने के लिए थोड़ी की है, वैसे भी लिफ्ट में बहुत सो चुकी हो, अब तो तुम्हें मेरे साथ रात भर जागना है। कहते हुए दिव्यांश दृष्टि के नजदीक जाने लगा।
दृष्टि तो कब से दिव्यांश की प्रेजेंट को महसूस करना चाहती थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आगोश में खोते चले गए। 3 दिन बाद रघुवंशी हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शौर्य बारात जो लेकर आने वाला था। सारे फंक्शन रजावत हाउस में हुए थे, लेकिन हर्षवर्धन सांझ का कन्यादान करना चाहता था, इसीलिए उसने बारात रघुवंशी मेंशन ही बुलाई थी। शादी की तैयारी जोरों से हो रही थी। हर्षवर्धन ने शौर्य के सारे अमीर लोगों को इनवाइट किया हुआ था। शौर्य बारात लेकर रघुवंशी मेंशन पहुंच चुका था। सब बहुत खुश थे। सबकी खुशियां लौट आई थी। वीरा विराज की शादी भी कुछ दिनों बाद होने वाली थी। थोड़ी देर बाद शौर्य मंडप में बैठा हुआ था और आर्या दृष्टि दोनों सांझ को लेकर आई और सांझ के साथ मंडप में बैठ गई। मंत्रों के उच्चारण होने लगे। दोनों ही अग्नि को साक्षी मान करके एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके थे। दोनों ही पंडित जी के अनुसार हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। धीरे धीरे दोनों की शादी हो गई। अब सांझ की विदाई होने वाली थी। सांझ की आंखें बहुत ज्यादा नम थी। अपना परिवार न होने के बाद भी रघुवंशी फैमिली ने सांझ को बेटी की तरह रखा था। खासकर दिव्यांश और दृष्टि ने। दिव्यांश ने तो सांझ को कभी पराया समझा ही नहीं। हमेशा से सांझ उसके लिए छोटी बहन की तरह ही थी। दिव्यांश ने हर बार सांझ का साथ दिया क्योंकि वह रिया की बहन थी और इसीलिए भी दिव्यांश सांझ की परवाह करता था। दिव्यांश सिवाय विराज तीनों ने मिलकर सांझ को गाड़ी में बैठाया। तीनों ने भाई होने का फर्ज निभाया था। सांझ शौर्य के बराबर में बैठी थी। उसका रोना रुक नहीं रहा था और तभी दिव्यांश ने हल्का सा झुककर शौर्य से कहा, शौर्य तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी सांझ पर गुस्सा आए तो इतना समझ लेना कि सांझ तुझे बहुत प्यार करती है और तेरे अलावा उसका कोई नहीं है। यह सुनते ही शिवाय ने भी झुक कर कहा, शौर्य दिव्यांश बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसका तेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन अगर तूने सांझ पर गुस्सा किया तो पहले तो सांझ खुद ही तुझसे निपट लेगी और अगर वह तुझसे नहीं निपट पाई तो मैं हूं ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। यह सुनते ही सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह रोते रोते हंसने लगी। शौर्य बोला, वाह कितनी प्यारी धर्म पत्नी है। पति के पीटने की बात हो रही है और पत्नी को हंसी आ रही है। सांझ ने अपना चेहरा घुमाकर शौर्य को देखा और बोली, सही तो कहा सिवाय भैया ने, मैं खुद ही निपट लूंगी, फिर भी कोई कमी रह गई तो सिवाय भैया देख लेंगे। शौर्य ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल समझ आ गया, अब चलें या थोड़ा और रोना है। और मुझे या तो समझ नहीं आता, जब तुम जानती थी कि तुम्हें ऐसे विदा होकर मेरे साथ ही जाना है तो रो क्यों रही हो। तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि फाइनली तुम्हारा कॉलेज का वन साइड लव कंप्लीट हो गया। सांझ कुछ नहीं बोली, चुपचाप सिर झुकाए मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर में सांझ की गाड़ी वहां से चली गई। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बस एक आखिरी जिम्मेदारी थी, वह भी निभा दी, बस अब वह दोनों खुश रहें। और तभी दिव्यांश ने हर्षवर्धन को जवाब देते हुए कहा, चाचू वह दोनों खुश ही रहेंगे। आप जानते हो शौर्य को वह कितना अच्छा है, शुरू से लेकर अब तक उसके फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है। हर्षवर्धन ने फिर दोनों भतीजे को देख कर कहा, तो चलो बूढ़े होने के लिए तैयार हो जाओ। सिवाय बोला, चाचू मैं बूढ़ा नहीं होने वाला। दिव्यांश बोला, हाँ चाचू, सेकंड सीजन आएगा तो हम बूढ़े हो जाएंगे। हम बूढ़े नहीं होने वाले, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन हाँ आप दादाजी जरूर बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वरदान वंशिका ने पूरे रीति रिवाज के साथ सांझ का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद सांझ एक फूलों से सजे हुए कमरे में दुल्हन के तरह बैठी हुई थी। तभी शौर्य लोअर टी शर्ट में उस कमरे में आया। सांझ को अब शौर्य से घबराहट हो रही थी। एक वक्त था जब सांझ शौर्य का सिर फोड़ने के लिए उम्मीद करती रहती थी, लेकिन आज बात कुछ अलग थी। वह जानती थी कि आज उसका शौर्य हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। शौर्य थोड़ा सा सांझ के करीब आया तो सांझ खुद में ही सिमट गई। शौर्य बोला, क्या बात है, आज मेरी चाशनी को बहुत घबराहट हो रही है। सांझ कुछ नहीं बोली। बोलती भी क्या, शौर्य खुद को सांझ की जगह रख कर देखता तो पता चलता कितनी घबराहट होती है। बट एक्चुअल में घबराहट तो शौर्य को भी हो रही थी, लेकिन वह सांझ को दिखा नहीं रहा था। वह जानता था अगर सांझ को पता चल गया कि शौर्य भी घबरा रहा है फिर तो वह उसका मजाक बनाकर मार देगी। तभी शौर्य सांझ के पास आया। शौर्य सांझ के घूंघट को ऊपर करने ही वाला था, तभी बाहर से एक लड़की की आवाज आई, शौर्य डार्लिंग, शौर्य डार्लिंग। किसी लड़की की आवाज सुनकर
शौर्य की आंखें हैरानी से फैल गई। ऊपर से वह शौर्य डार्लिंग कह रही थी। अब तो शौर्य ने अपना सलाइवा गटक लिया। सांझ ने अपना घूंघट झटके से ऊपर किया और फिर गुस्से में बोली, कौन है बाहर? शौर्य सांझ से डरता हुआ बोला, मुझे नहीं पता कौन है, मैं देख कर आता हूँ। सांझ गुस्से में अपने भारी भरकम लहंगे को लेकर बेड से उतरी और बोली, तुम क्या देख कर आओगे? मैं देख कर आती हूँ, और अगर यह स्वीटी हुई ना तो आज स्वीटी और नमक को घोलकर सच में पी जाऊंगी। इतना कहकर सांझ कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा तो सच में हॉल में स्वीटी खड़ी थी। स्वीटी को देखकर पहले तो सांझ ने गुस्से में शौर्य को देखा और शौर्य मुंह बनाता हुआ बोला, भगवान कसम मुझे नहीं पता कहाँ से आ गई। शौर्य ने फिर हॉल में जाते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पूरे पैसे मैंने दे दिए थे। स्वीटी स्टाइल में बोली, वह तुम्हारा रुमाल मेरे पास रह गया था, वही लौटाने आई हूँ। यह सुनते ही शौर्य ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, एक 20 रुपए के रुमाल के लिए तुम वापस आई हो? तुम जानती भी हो मैंने सांझ से शादी कर ली, और अब तुम जानबूझकर मेरे और सांझ के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने आई हो। स्वीटी ने रुमाल सोफे पर रखा और एटीट्यूड के साथ बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैं तुम्हारा रुमाल वापस करने आई, ऊपर से तुम मुझे ताने दे रहे हो। इतना कहकर स्वीटी मटक कर वहां से चली गई। सांझ ने गुस्से में शौर्य को देखा और अपनी चूड़ी ऊपर करते हुए बोली, मिस्टर राजपूत आज तो आप गए। सांझ से डर के शौर्य कमरे में चला गया और सांझ गुस्से में पीछे पीछे चली गई। अगली सुबह शौर्य नहाकर बाहर आया था। सांझ शौर्य की शर्ट पहनकर सो रही थी। शौर्य सांझ के पास गया। उसने अपने गीले बाल सांझ के चेहरे पर झटकते हुए कहा, उठ जाओ बीवी, ससुराल में इतनी देर नहीं सोते। सांझ ने अलसाई सी आंख खोलकर शौर्य को देखा और बोली, तुमने कल रात सोने ही नहीं दिया, तो अब मुझे नींद आ रही है, सोने दो। शौर्य बोला, उठ जाओ चाशनी, वरना तुम्हारी सास को बुरा लग जाएगा। सांझ बोली, मेरी सास को बिल्कुल नहीं बुरा लगेगा, ना वह मुझे कुछ कहेंगी। अब जाओ यहाँ से, वैसे भी कल रात तुमने मुझे बहुत परेशान किया। शौर्य सांझ के ऊपर झुकता हुआ बोला, चाशनी आई लव यू, आई रियली लव यू। पता नहीं तुमसे इतना प्यार कब हुआ, पर हो गया शायद उस दिन से, या जब तुमने मुझे पहली बार पेन दिया था। फिर तुम्हारा ईयरबड देना, छोटे छोटे गिफ्ट भेजना, लेटर भेजना, मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार करने पर मजबूर करता चला गया। मैं अपने आप ही अंदर सोच कर बैठ गया कि एक ना एक दिन तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी, और देखो वह काम हुआ जो शायद किसी के नसीब में हो। मुझे तुम मिल गई। सांझ जब तक उठ चुकी थी। सांझ ने करवट पलट कर शौर्य को देखा। शौर्य ने अपने होंठ सांझ के माथे पर रख दिए। अगले ही पल शौर्य ने सांझ को गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ ले जाता हुआ बोला, चलो अब नहा लो। तुम नहीं जानती, बुआ बहुत सारे ट्रेडिशनल फॉलो करती हैं जो तुमसे भी करवाएंगी, तो एक अच्छी बहू की तरह तैयार होकर नीचे आ जाओ। हर तरफ खुशियां थी। फिलहाल तो रघुवंशी फैमिली, रजावत फैमिली और शौर्य राजपूत सब खुश थे। कुछ दिनों बाद सांझ भी प्रेग्नेंट हो गई। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं इसी कहानी के सीजन 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।